चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। दोस्तों, आपको ये गाना याद होगा, ये गोविंदा की गैम्बलर मूवी का गाना है। ये गाना मैंने आज इसलिए लिया क्योंकि आज़ादी हम सबको प्यारी है और हम अपनी मर्जी का सब कुछ करना चाहते हैं। आइए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ, जो कि है मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, इट बाय फ्रीडम। पैसा जो है खुशियां नहीं खरीद सकता, परंतु यह फ्रीडम खरीद सकता है, आज़ादी खरीद सकता है। यहाँ आज़ादी है किसी भी चीज़ को करने की आज़ादी, कहीं घूमने जाना है उसकी आज़ादी, 10 दिन ऑफिस नहीं जाना है उसकी आज़ादी, कुछ चीज़ खरीदनी है उसकी आज़ादी। तो ये आज़ादी हमें कैसे मिलेगी दोस्तों? आज का महंगाई के ज़माने में हमें एक इंडिविजुअल कमाने से या सिर्फ एक छोटा मोटा बिजनेस करने से, हम लोग जैसे एक छोटे परिवार से आते हैं नॉर्मली, तो छोटे बिजनेस ही कर पाते हैं नॉर्मली, तो छोटा बिजनेस करने से हमें ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें पैसिव इनकम की आवश्यकता होती है। और पैसिव इनकम के लिए हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं जनरली इंडिया में? पैसिव इनकम के लिए शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी रेंट पर लगाना, पार्ट टाइम बिजनेस करना कोई, और स्किल मोनेटाइज करना। शेयर मार्केट काफ़ी स्किलफुल बिजनेस है। पार्ट टाइम बिजनेस करने में आपको किसी और बिजनेस में ध्यान देना पड़ेगा, उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगाना पड़ेगा, स्किल सीखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी रेंट पे लगाने के लिए प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है, जो कि काफ़ी लमसम अमाउंट के इन्वेस्टमेंट के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। स्किल मोनेटाइज जैसे कोई गाना गाता है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई पेंटिंग अच्छा बजाता है, तो वो अपने स्किल को बेचकर यूट्यूब पे या इस प्रकार से कहीं पर भी उसको मोनेटाइज कर सकता है, उसके जरिए पैसे कमा सकता है। तो हमारे लिए यहाँ पर सबसे आसान शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है थ्रू ईटीएफ। शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी नॉलेज की आवश्यकता होती है, ये काफ़ी स्किलफुल जॉब है। बट हम ईटीएफ म्यूचुअल फंड के द्वारा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको तो ये पता ही होगा कि भारत जो है एक इमर्जिंग कंट्री है, विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, और इसका इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भी कंट्री के ग्रोथ को नापने, शेयर मार्केट के ग्रोथ को नापने के लिए वहाँ का इंडेक्स होता है। जैसे कि इंडिया में निफ्टी 50 का इंडेक्स है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, जैसे अमेरिका में S&P 500 है या डाउ जोन्स है, वैसे ही इसके इंडेक्स को नापा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का इंडेक्स जो है लास्ट जब से ये चला है तब से 1631% बढ़ा है, और बैंक बीज 1549% बढ़ा है। ये इसका निफ्टी 50 क्या होता है फ्रेंड्स? निफ्टी 50 इंडिया के जो 50 सबसे ज़्यादा कैपिटल वाली जो कंपनियां हैं उनके एक बास्केट के टोटल शेयरों को निफ्टी 50 कहा जाता है। वैसे ही बैंक में जो भी बैंक निफ्टी में जो शेयर्स आते हैं, एक ग्रुप ऑफ शेयर्स है, उसके बास्केट को बैंक निफ्टी कहा जाता है, जो कि बैंक निफ्टी का सूचकांक कहा जाता है। निफ्टी 20 के एक एनएवी को निफ्टी 50 के एक एनएवी को निफ्टी 20 कहा जाता है, और बैंक निफ्टी के एक एनएवी को बैंक 20 कहा जाता है। निफ्टी 20 का जो लॉन्च हुआ था वो 8 जनवरी 2002 को हुआ था। इसका CAGR 22.73% है, जो कि आज तक के डेट के लिए है। आज डेट जैसे कि 30 सितंबर 2022 है। बैंक 20 का जो लॉन्च डेट है 27 सितंबर 2004 है। इसका CAGR अप्रोक्सीमेटली 16% है, और आज तक की डेट के लिए जो कि 30 सितंबर 2022 है। दोस्तों, एक चीज और है कि अगर हम, ये भी हमारे दिमाग में आ सकता है कि हम डायरेक्टली शेयर क्यों ना खरीदें निफ्टी के जो निफ्टी 50 का जो वेटेज है उस हिसाब से। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी को 1000 रुपये का ही SIP करना है, और निफ्टी 50 में रिलायंस का शेयर है जो कि 2500 का शेयर है, तो उस शेयर को कैसे वो हर एक महीने खरीद सकता है? या TCS का शेयर है, उसको कैसे खरीद सकता है? उसके बाद आजकल क्या है कि मार्केट काफ़ी चल चुका है, तो ऐसा शेयर ढूंढना जो कि 20 साल 30 साल तक वो कंपनी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, ये भी काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है। हमारे निफ्टी 50 या जो बैंक निफ्टी के जो शेयर्स चुनते हैं वो एक काफ़ी क्वालिफाइड CFAs का ग्रुप होता है, जो कि निफ्टी 50 के या बैंक निफ्टी के शेयर्स को चुनता है और उससे इंडेक्स बनता है। उसी के एक शेयर को NAV कहा जाता है। तो हमें निफ्टी 20 और निफ्टी ETF खरीद के निफ्टी के वेटेज के हिसाब से हर एक शेयर में इक्वली
पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल पहले भी हुआ है कि DHFL था या यस बैंक था, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब हो गया, वो काफ़ी अर्श से फर्श पर गिर गया था, तो उसको निफ्टी इंडेक्स से निकाल दिया गया और दूसरे शेयर को डाला गया। ये भी हमें, अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स लेते हैं तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु हम निफ्टी ETF में डालने से इसके लिए ऑलरेडी क्वालिफाइड पर्सन्स है जो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं और हम इनडायरेक्टली उनको फॉलो करते हैं और हम उनके ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये हमने निफ्टी 50 ETF का रिकॉर्ड खोला है, जो कि ये ऑल रिकॉर्ड अभी तक जो भी हुआ है ये आप देख सकते हैं कि इस स्कीम से 15.87% का रिटर्न ये अभी तक दिया है, जबकि निफ्टी ने ओनली 11%, 12.5% का ही रिटर्न दिया है। इसके साथ ही आप बैंक निफ्टी का देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज तक कितना रिटर्न दिया है। बैंक निफ्टी ने आज तक टिल डेट ऑल डाटा हम मारेंगे तो ये देखिए कि बैंक निफ्टी ने 22.73% रिटर्न दिया है और बैंक निफ्टी ने भी इतना ही दिया है टोटल जो डाटा है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ETF में पैसा डालना काफ़ी सेफ होता है। ETF के आपको अगर मन में डाउट आता है कि कौन से शेयर में पैसा मेरा गया है नहीं गया, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल क्वालिटी शेयर्स होते हैं। ये लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 के शेयर्स हैं, जिसमें पहला रिलायंस है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, HDFC है, ICICI बैंक है, टाटा कंसल्टेंसी, ऐसे करके 50 कंपनियों के शेयर हैं जिनका एक का भाव 2000, 3000, 1500, 500 है। लेकिन 1000 रुपए की अगर कोई SIP करना चाहता है तो इसके एक शेयर को भी एक बारी में नहीं खरीद सकता। ऐसे ही आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के शेयर की गिनती देख सकते हैं। यहाँ पर कोटक बैंक है, HDFC बैंक है, इंडसइंड बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो सभी बैंक का ग्रोथ है। अगर मान लीजिए किसी को 1000 रुपए की बैंक में मंथली SIP करना है तो कोटक बैंक का शेयर 1800 रुपए का तो कैसे खरीद सकता है, HDFC बैंक का शेयर कैसे खरीद सकता है। इसलिए ETF के थ्रू वो भारत की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करता है। आइए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको एक CAGR कैलकुलेटर के ऊपर लेके चलता हूं। यहाँ मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर दिखाने के लिए कि कैसे काम करता है। अगर 1000 रुपए की SIP 20%, जो कि बैंक बीज की मैं बात करता हूं, जो कि 22% है, मैं 20% ही लेके चल रहा हूं, 20% के CAGR से काम करता है और 30 साल के बाद ये देखिए कि आपका 1000 रुपए का SIP 2,33,60,802 रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, आप बिल्कुल सही देख पा रहे हैं। ये 1000 रुपए की SIP 30 साल तक अगर आप करते हैं तो 30 साल के बाद 30 साल 1 महीने में आपको 2,33,60,802 रुपए मिलते हैं। फ्रेंड्स, अभी कोई ये बोलेगा कि मेरी उम्र ही 35 साल है तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, तो मैं 33 साल कैसे भर सकता हूँ। फ्रेंड्स, तो 30 साल आप ये लीगेसी हम अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। 1000 रुपए की SIP हमारे बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो सकती है। जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे ट्रांसफर करते हैं तो ये भी हम अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आइए हम लमसम देखते हैं। लमसम में अगर मान लीजिए कि 10,000 रुपए कोई लमसम डालता है और 30 साल के लिए, तो 10,000 रुपए 30 साल के लिए 23,73,763 रुपए बन जाते हैं फ्रेंड्स, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 10,000 रुपए 30 साल के लिए अगर हम छोड़ देते हैं तो 23 लाख का अमाउंट होता है फ्रेंड्स। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, आप लाइक करें या सब्सक्राइब ना करें उससे पहले आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं 1000 रुपए, 500 रुपए की SIP से लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे ये हमारे एक ब्रदर की तरह, बेटे की तरह हमारा जो सेविंग्स होता है हमें काम करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।